हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम मोटर स्टार्टर को टाइमर से स्टार्ट स्टॉप किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं। यदि हमारे पास कोई ड्यूल स्टार्टर है और उस ड्यूल स्टार्टर को हम टाइमर के अकॉर्डिंग स्टार्ट एंड टाइमर के अकॉर्डिंग स्टॉप करना चाहते हैं तो इस तरह की कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी, इस तरह की वायरिंग के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है, इस कनेक्शन की वर्किंग किस तरह से होने वाली, सब कुछ काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारे स्टार्टर की वर्किंग किस तरह से होने वाली है। देखिए, हमें जस्ट स्टार्टर को एक बार स्टार्ट कर देना है। यदि हम स्टार्टर को स्टार्ट कर देते तो जितना टाइम हमने इस टाइमर में स्टार्ट टाइमर में सेट किया है उतने टाइम तक हमारा स्टार्टर स्टार्ट रहेगा और जितना टाइम हमने स्टॉप टाइमर में सेट किया है उतने टाइम तक हमारा स्टार्टर स्टॉप रहेगा और ये प्रोसेस ऑटो में होने वाली है। जस्ट हमें एक बार स्टार्टर को स्टार्ट कर देना है, फिर हमारा जो स्टार्टर होने वाला है ऑटोमेटिकली स्टार्ट एंड स्टॉप टाइमिंग के अकॉर्डिंग होता रहेगा। तो इस तरह की प्रॉपर कंट्रोल वायरिंग के लिए यदि कंपोनेंट्स की बात की जाए तो हमारे पास एक मोटर होने वाली है, दो टाइमर होने वाले हैं, एक स्टार्ट टाइमर एक स्टॉप टाइमर, एक मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर होने वाला है, एक ओवरलोड रिले होने वाला है। पावर वायरिंग के लिए 3 पोल की एक एमसीबी होने वाली है एंड कंट्रोल वायरिंग के लिए 2 पोल की एक एमसीबी होने वाली है। एक स्टार्ट इंडिकेटर जिससे हमें इंडिकेशन मिले हमारा स्टार्टर रन कर रहा है, एक स्टॉप इंडिकेटर जिससे हमें इंडिकेशन मिला हमारा स्टार्टर स्टॉप कंडीशन में है। इसके अलावा हमारे स्टार्टर को होल्डिंग के लिए हमें यहाँ पर एक ग्लास रिले की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो यहाँ पर हमने 8 पिन 220 वोल्ट ग्लास रिले का यूज़ किया है। इस रिले में देखा जाए तो 8 पिन होती है जिसमें 7 एंड 2 इसकी कॉइल होती है जिसमें हमें 220 वोल्ट देना होता है, 8 एंड 1 कॉमन टर्मिनल होते हैं, 8 के साथ 5 NC होता है एंड 8 के साथ NO 6 NO होता है, 1 के साथ 4 NC होता है एंड 1 के साथ 3 NO होता है। इसके अलावा हमारे पास एक स्टॉप पुश बटन NC की रिक्वायरमेंट होने वाली है एंड 1 स्टार्ट पुश बटन NO की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो चलिए हम सीख लेते हैं किस तरह से पहले पावर वायरिंग की जाने वाली है। देखिए, वायरिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली तो वीडियो को आप केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। चलिए पावर वायरिंग की बात की जाए तो हमारे पास RYB 3 फेज आने वाले हैं जो कि सबसे पहले हमारे पास पावर एमसीबी में आने वाले हैं। इस पावर एमसीबी के आउटपुट से हमारे पास मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर में RYB आने वाले हैं। तो देखिए, RYB को सबसे पहले हम इस मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कॉन्टेक्टर में इनपुट सप्लाई हो चुकी है। जैसे ही हमारा स्टार्टर ऑपरेट होता है तो यहाँ की सप्लाई हमारी यहाँ से निकलने वाली है और यह हमारे मोटर टर्मिनल में जाने वाली है। तो आप देख सकते हैं हमारे मोटर टर्मिनल में पावर वायरिंग कनेक्शन काफ़ी सिंपल था, यहाँ पर हो चुका है। चलिए कंट्रोल वायरिंग की बात की जाए तो कंट्रोल वायरिंग में हमें एक फेज और एक न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो यहाँ से हम किसी भी एक फेज को ले सकते हैं। तो R फेज को हमने यहाँ से लिया है और इसे हमने एमसीबी में कनेक्ट कर दिया है और एक न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो न्यूट्रल हमें यहाँ से ले लेना है और इसे इस कंट्रोल एमसीबी में कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास कंट्रोल एमसीबी में फेज एंड न्यूट्रल आ चुका है। अब इसके कनेक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए, न्यूट्रल हमें सबसे पहले इस इंडिकेटर में कनेक्ट करना है, टाइमरों में कनेक्ट करना है, इसके अलावा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर में और रिले में कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले न्यूट्रल हम लेते हैं और इसे इंडिकेटर में यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट इंडिकेटर में, स्टॉप इंडिकेटर में हमारे न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। यहाँ से हमारा न्यूट्रल जाने वाला है और ये हमारे पास इस टाइमर में A1 टर्मिनल में आने वाला है। देखिए, टाइमर में यदि टर्मिनल्स की बात की जाए तो ये हमारे पास EAPL के टाइमर होने वाले हैं। इन टाइमर में यह A1 टर्मिनल होता है और यह A2 टर्मिनल होता है जिसमें हमें 220 वोल्ट देना होती है जिससे हमारा टाइमर ऑपरेट होता है। ये यहाँ पर 15 नंबर पॉइंट है जो कि कॉमन पॉइंट है, ये 16 पॉइंट है जो कि NC पॉइंट है, ये 18 पॉइंट है जो कि NO पॉइंट है, यह 25 पॉइंट है जो कि कॉमन पॉइंट है, ये 26 पॉइंट है जो कि NC पॉइंट है और ये 28 पॉइंट है जो कि NO पॉइंट है। चलिए, टाइमर के पॉइंट्स के बाद हम टाइमर की थोड़ी वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए, कॉमन में नॉर्मली ये होता है कॉमन, जितना टाइम हमने इस टाइमर में सेट किया है, सपोज 10 सेकंड सेट किया है तो 10 सेकंड तक कॉमन की सप्लाई NC से जाने वाली है। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है, 10 सेकंड कंप्लीट होते हैं तो जो कॉमन की सप्लाई है वह NO से जाने वाली है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट सीखने को मिलने वाला है। देखिए,
जितना टाइम हमने इस टाइमर में सेट किया है उतने टाइम तक कॉमन की सप्लाई एनसी से जाने वाली है, और जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होती है तो कॉमन की सप्लाई एनो में जाने वाली है। इसके अलावा जब हमारा टाइमर स्टॉप होता है, जब टाइमर को हमने कोई भी सप्लाई कनेक्ट नहीं की जाती है, तो उस कंडीशन में कॉमन की सप्लाई एनसी से निकलती है। काफ़ी बेसिक है, आप इसे ध्यान से वॉच कीजिए। तो देखिए, न्यूट्रल हमने इस टाइमर में A1 टर्मिनल में कनेक्ट किया है, यहीं से दूसरे टाइमर में स्टार्ट टाइमर में हमने A1 में कनेक्ट कर दिया। इसके अलावा कॉन्टेक्टर में हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। इसके अलावा इस ग्लास रिले में 7 and 2 में हमें फेज और न्यूट्रल देना होता है, तो 7 में भी हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो यहीं से हम न्यूट्रल लेकर, देखिए यहीं से न्यूट्रल लेकर 7 नंबर टर्मिनल में यहाँ पे ग्लास रिले में भी न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए फेज़ वायरिंग की बात की जाए तो फेज़ हमारा सबसे पहले इस कंट्रोल एमसीबी में से आने वाला है, और यह जाएगा हमारे ओवरलोड रिले के एनसी टर्मिनल में, ताकि हमारी मोटर जब भी ओवरलोड हो तो ओवरलोड होने की कंडीशन में हमारा ओवरलोड ट्रिप हो जाए, जिससे हमारा स्टार्टर स्टॉप रहे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो फेज सबसे पहले हमने ओवरलोड रिले के एनसी में कनेक्ट किया है। ओवरलोड रिले के एनसी से निकलने के बाद यह जाएगा हमारे स्टॉप पुश बटन एनसी में, देख सकते हैं आप। स्टॉप पुश बटन एनसी से निकलने के बाद यह जाएगा स्टार्ट पुश बटन एनो में, और जैसे इस स्टार्ट पुश बटन एनो को हम ऑन करते हैं तो इसके ऑन करते ही हमारा रिले ऑपरेट होने वाला है, क्योंकि रिले के थ्रू ही हम पूरी कंट्रोलिंग करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे ही इस एनो पुश बटन को हम प्रेस करते हैं तो यहाँ से हमारी सप्लाई निकलती है, और यह जाएगी हमारे ग्लास रिले के 2 नंबर पॉइंट में। तो न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया है और फेज हमने इस पुश बटन के द्वारा कनेक्ट किया है। अब हमारा स्टार्टर जस्ट उतनी ही देर के, या रिले उतनी ही देर के लिए ऑपरेट होगा जितना बेसिकली जितनी देर के लिए हम पुश बटन को प्रेस करते हैं। यदि हम इसे चाहते हैं परमानेंटली ऑपरेट करना, तो इसमें हमें होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट करना होगी। तो होल्डिंग जैसे कि हम हमेशा देते हैं, 2 की जो कॉइल की सप्लाई होती है इसे हम किसी भी कॉमन में कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए, 2 की सप्लाई 1 नंबर कॉमन पॉइंट में हमने यहाँ पर कनेक्ट कर ली है। यहाँ से हमें होल्डिंग सप्लाई इसके एनो में कनेक्ट करना होगी। तो हम होल्डिंग सप्लाई या तो एनसी के आउटपुट से ले सकते हैं या एनो के इनपुट से ले सकते हैं। तो एनसी के आउटपुट से हमने होल्डिंग सप्लाई यहाँ से ली है, और इसे हमने ग्लास रिले के एनो पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। तो जैसे ही हमारा रिले ऑपरेट होता था, यहाँ की सप्लाई 1 में आएगी और यहाँ से इसे होल्डिंग मिल जाएगी, तो हमारा जो रिले है वो परमानेंटली होल्ड हो जाएगा। अभी तक जस्ट हमने रिले को सिर्फ होल्ड किया है, अभी तक जस्ट हमारी होल्डिंग का कनेक्शन किया है। अब हम किस तरह मोटर स्टार्टर को ऑटो स्टार्ट स्टॉप टाइमर से कर सकते हैं, चलिए हम समझ लेते हैं। तो देखिए, अभी तक हमारे स्टार्टर की जो होल्डिंग होने वाली वो रिले के थ्रू होने वाली है। तो यहीं से हमें क्या करना है, एक वायर की लूपिंग और लेना है, और हमारे पास जो दूसरा कॉमन पॉइंट है, 8 नंबर कॉमन पॉइंट है, इसे यूज़ करना है। जब हमारा रिले ऑपरेट हो तब उस कंडीशन में हमारा स्टार्टर ने वर्क करना चाहिए। तो रिले का हमें एनो पॉइंट यूज़ करना है। कॉमन की सप्लाई जब रिले ऑपरेट होगा तो एनो से निकलेगी। तो जैसे ही रिले ऑपरेट हुआ, इस रिले के ऑपरेट होते ही हमारा जो स्टार्ट टाइमर होने वाला है, ये सप्लाई जाएगी हमारे स्टार्ट टाइमर के कॉमन पॉइंट में। आप देख सकते हैं, जैसे ही पुश बटन प्रेस किया, रिले ऑपरेट हुआ, रिले होल्ड हुआ। रिले के होल्ड होते ही टाइमर के कॉमन में सप्लाई आ चुकी है। अब देखिए, अभी तक टाइमर के कॉइल को हमने ऑपरेट नहीं किया है, तो जब टाइमर में हमने कोई भी सप्लाई कनेक्ट नहीं की है तो कॉमन की सप्लाई एनसी से निकलती है, जैसा कि हमने पहले सीखा था। देखिए, कॉमन की सप्लाई एनसी से निकलने वाली है, क्योंकि अभी टाइमर को ऑपरेट नहीं किया है। तो एनसी से सप्लाई निकलने के बाद यह जाएगी हमारे इस स्टॉप, बेसिकली जो स्टॉप टाइमर होने वाला है, स्टॉप टाइमर की कॉइल में। तो देखिए, जैसे ही रिले ऑपरेट हुआ तो रिले के ऑपरेट होते ही हमारा जो स्टॉप टाइमर होने वाला है, स्टॉप टाइमर का टाइमिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि कॉइल में सप्लाई आ चुकी है और न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया है। सपोज हमने यहाँ पे 10 सेकंड सेट किया है, तो 10 सेकंड तक यहाँ पर हमारा क्या है, स्टार्टर ने स्टॉप होना चाहिए। जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होता है हमारा स्टार्टर ने स्टार्ट होना चाहिए, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलना चाहिए। तो देखिए, अभी क्या है, जैसे रिले ऑपरेट हुआ तो रिले का ऑपरेट होता है हमारा स्टॉप टाइमर का टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। यहीं से हमें क्या करना है, इसे टाइमर के कॉइल से सप्लाई ले जाकर इसके हमें कॉमन पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। तो देखिए, हमारे स्टॉप टाइमर के कॉमन में सप्लाई आ चुकी है। जैसा कि हमने टाइमर की वर्किंग में सीखा था, जितना टाइम हमने इस टाइमर में सेट किया उतने टाइम तक कॉमन की सप्लाई एनसी से निकलती है, और जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हो जाता है सप्लाई हमारी एनो से निकलती है। हमें यहाँ पे स्टॉप टाइमर का यूज़ करना है, इसलिए हम यहाँ पर एनो पॉइंट का यूज़ करने वाले हैं। देखिए, जब तक हमारे टाइमर की कॉइल ऑपरेट होगी तब तक सप्लाई हमारी एनसी से निकलेगी, तो हमें इसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारा क्या है, जस्ट जब हमारे टाइमर की टाइमिंग कंप्लीट होती है, सपोज 10 सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, तो 10 सेकंड यहाँ पर कंप्लीट होते ही हमारे इस कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो देखिए, जैसे ही हमारे कॉमन में सप्लाई 10 सेकंड कंप्लीट हुए
तो 10 सेकंड कंप्लीट होते ही हमारे एनो से निकलेगी और एनो से निकलने के बाद यह जाएगी स्टार्ट टाइमर को ऑपरेट करेगी। देखिए अभी हमारा स्टार्ट टाइमर अब ऑपरेट हुआ है। स्टार्ट टाइमर की हमारी जो टाइमिंग है वह अब स्टार्ट हुई है। तो क्या होगा, 10 सेकंड तक सप्लाई हमारी यहाँ से निकलती रहेगी कंटिन्यू एनसी की। देखिए जैसे ही टाइमर ऑपरेट हुआ तो कॉमन की सप्लाई एनसी से कंटिन्यू निकलती रहेगी। कब तक निकलेगी, जब तक हमारा यह टाइमर ऑपरेट है। यहाँ पर हमने 10 सेकंड सेट किया है, तो 10 सेकंड तक यह सप्लाई कंटिन्यू निकलती रहेगी। और इसी के साथ हमें इसी जो स्टॉप टाइमर, इसी स्टॉप टाइमर के एनो से ही हमें इस कॉन्टेक्टर को भी ऑपरेट करना है। तो देखिए जैसे ही हमारा स्टॉप टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से समझिए, जैसे ही स्टॉप टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है, स्टॉप टाइमर के टाइमिंग कंप्लीट होते ही यहाँ से एनो से सप्लाई निकलेगी और ये जाएगी हमारे स्टार्ट टाइमर में। अभी हमारा स्टार्ट टाइमर का टाइमिंग भी स्टार्ट हो चुका है और हमारा कॉन्टेक्टर भी ऑपरेट हो चुका है। तो देखिए ये सप्लाई हमारी कब तक निकलेगी, सिर्फ 10 सेकंड तक निकलेगी। अब हमारा सपोज जैसे ही स्टार्ट टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है, तो स्टार्ट टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है, ये सप्लाई हमारी यहाँ से कट जाएगी। देख सकते हैं आप, ये सप्लाई यदि हमारी यहाँ से कट जाती है एनसी की सप्लाई, तो यहाँ से एनो से निकलेगी। यहाँ पे हमने कोई कनेक्शन नहीं किया है, तो ये सप्लाई जैसे ही कटेगी तो हमारी क्या होगा, यहाँ पे अगेन हमारा ये स्टॉप टाइमर ऑपरेट होगा। स्टॉप टाइमर यदि ऑपरेट होता है तो स्टॉप टाइमर के ऑपरेट होने से क्या होगा, हमारी कॉमन की सप्लाई एनसी से निकलेगी, तो इतना टाइम तक हमारा स्टार्टर स्टॉप रहेगा। जैसे ही हमारी टाइमिंग कंप्लीट होती है स्टॉप टाइमर की, तो कॉमन की सप्लाई एनो से निकलेगी और अगेन हमारा स्टार्ट टाइमर ऑपरेट होगा और कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। तो जितना टाइम हमने स्टार्ट टाइमर में सेट किया है उतने टाइम तक हमारा स्टार्टर ऑपरेट रहेगा और जितना टाइम हमने स्टॉप टाइमर में सेट किया है उतने टाइम तक हमारा स्टार्टर स्टॉप रहेगा। आप इस कंट्रोल वायरिंग को थोड़ा ध्यान से वॉच कीजिए, आपको हर एक स्टेप काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। और रही बात होल्डिंग की, तो होल्डिंग हमारे इस रिले के थ्रू होने वाली है। अब हम समझ लेते हैं किस तरह इंडिकेटर का कनेक्शन करना है। जब हमारा स्टार्टर रन हो तो हमारा स्टार्ट इंडिकेटर ने ग्लो होना चाहिए, जब हमारा स्टार्टर स्टॉप हो तो स्टॉप इंडिकेटर ने ग्लो होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए इंडिकेटर के कनेक्शन के लिए हम जो कॉन्टेक्टर में एनो एंड एनसी पॉइंट्स दिए गए हैं इनका यूज़ करने वाले। देखिए यहीं से कॉइल की सप्लाई को हमें लेना है और उसे एक वायर को एनो में कनेक्ट कर देना और एक वायर को एनसी में कनेक्ट कर देना है। देखिए अब हमें क्या करना है, बेसिकली देखा जाए तो हमें सबसे पहले यदि हमें क्या करना है, यहाँ से आप समझे तो हमें सबसे पहले स्टार्ट इंडिकेटर का कनेक्शन करना है। तो स्टार्ट इंडिकेटर कब ग्लो होगा, जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा और कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो एनो की सप्लाई बेसिकली एनो एनसी बनेगा और यहाँ से सप्लाई निकलने वाली है। देखिए सबसे पहले स्टार्ट इंडिकेटर के लिए हमें कॉन्टेक्टर का एनो टर्मिनल यूज़ करना है। तो एनो टर्मिनल से यहाँ से सप्लाई निकलने वाली, जैसे ही कॉन्टेक्टर ग्लो होता है तो एनो से सप्लाई निकलेगी और यह जाएगी हमारे स्टार्ट, बेसिकली देखा जाए तो स्टार्ट इंडिकेटर में। तो जब हमारा स्टार्टर ऑन रहेगा उस कंडीशन में स्टार्ट इंडिकेटर ग्लो होगा। जब हमारा स्टार्टर स्टॉप रहेगा, देखिए क्या होगा, जब हमारा स्टार्टर स्टॉप रहेगा तो एनसी से सप्लाई निकलने वाली है और ये एनसी की सप्लाई जाने वाली है हमारे स्टॉप इंडिकेटर में। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे स्टॉप इंडिकेटर का कनेक्शन भी हो चुका है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो मोटर स्टार्टर को टाइमर के अकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप किस तरह किया जाता है, इंडिकेटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें और वीडियो को थोड़ा पॉज करके देखिए, आपको सब कुछ काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही।